प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? हमारा परिवेश की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश के पाठ 3 हम कैसे बने घर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि घर की उपयोगिता और विभिन्न प्रकार के घर और उनमें प्रयुक्त सामग्री, कचरा निस्तारण, घरों में पाया जाने वाला कचरा और कचरे का प्रबंधन, और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि गीले कचरे और सूखे कचरे की पहचान कैसे करते हैं। तो बच्चों, आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी पहेली पूछता हूँ। पहेली तो आपको सभी को पसंद होंगी और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इसका उत्तर पहचान लेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ। सोचो सोचो, कौन है ऐसा जो बिना खाए बिना पिए आपके घर में रहता है और घर की रखवाली भी करता है? आया कुछ याद? इसका उत्तर है ताला। चलिए, मैं अब आपसे एक और पहेली पूछता हूँ। इस बार तैयार रहना। हरा घर, हरे घर के अंदर सफ़ेद घर, सफ़ेद घर के अंदर लाल घर, और लाल घर में रहते छोटे छोटे बच्चे। बताओ इसको क्या है कहते? आया कुछ याद? इसका तो सही अनुमान लगा लिया होगा। जी हाँ, आप में से ज़्यादातर बच्चे सही पहचान पा रहे हैं। इसका उत्तर है तरबूज। तरबूज के उदाहरण में आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे अपने लाल हरे घर में रह रहे हैं। जिस तरह वो छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में रह रहे हैं, उसी तरह आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे भी अपने अपने घरों में रहते होंगे। घर छोटा हो या बड़ा, गांव में हो या शहर में, सभी को कहीं ना कहीं एक घर की ज़रूरत होती ही है। तो हमारा आज का पाठ कैसे बने घर के ऊपर ही है। ठीक है, अब हम आगे इसमें देखते हैं कि घर क्या होता है। घर की परिभाषा को हम जान लेते हैं। वह स्थान जहां हम रहते हैं, वह हमारा घर या आवास कहलाता है। घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी सुरक्षा के लिए घर बहुत ज़रूरी है। गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी हो, सभी की रक्षा के लिए हमें एक घर की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर सभी लोगों के पास अपना एक घर होता है, लेकिन बच्चों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता और वो इधर उधर भटकते हुए ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं। हम सभी को अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए और शांति से अपना जीवन यापन करने के लिए घर की बहुत ही ज़रूरत होती है। घर हमारे सभी कामों को अच्छे तरीके से संपादित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले ऐसा नहीं था। आजकल तो सभी लोगों के पास अपने अपने घर हैं, लेकिन बहुत समय पहले मनुष्य के पास रहने के लिए घर नहीं थे। तब मनुष्य पेड़ों पर या गुफाओं पर और नदियों के किनारे जंगल में रहता था। ऐसे मनुष्य को आदि मानव कहा गया। इन्हें हमारा पूर्वज भी कहते हैं। धीरे धीरे उसके रहन सहन और खाने पीने में बदलाव उत्पन्न हुए। जैसे जैसे उसके रहने का और खाने का ढंग बदला, उसको अपने लिए एक स्थायी घर की भी ज़रूरत महसूस हुई। बीच बीच में जब आंधी, बारिश या तूफान आते थे तो वो बहुत डर जाता था और उसको इन सभी खराब मौसम से बचने के लिए एक स्थायी निवास की ज़रूरत महसूस हुई। तब उसने पेड़ पौधे, घास फूस, इन सभी का इस्तेमाल करके एक कच्चा घर बनाया।
और इस तरह से कच्चे घर बनने लग गए। आजकल भी गाँव में आपको कई जगह कच्चे घर मिल जाएंगे। कच्चे घर मिट्टी के बने होते हैं। इसकी सभी दीवारें मिट्टी की बनी होती हैं। मिट्टी की चारों दीवारों के ऊपर हम लकड़ी के तख्ते रख देते हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी को लीप दिया जाता है या पोत दिया जाता है। इस तरह इन कच्चे घरों की छत भी कच्ची ही होती हैं। ठीक है। कुछ लोग इसकी छतों को घास फूस और खप्पर से भी ढक देते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये घास फूस और खप्पर से इसको ढक दिया है। तो ये जो इस तरह के बने हुए घर हैं, झोंपड़ी कहलाते हैं। ज़्यादातर इनकी छतें ढलान लिए हुए होती हैं। इनके फर्श को गोबर में मिट्टी मिलाकर लिपाई या पुताई की जाती है। ऐसे फर्श बहुत ठंडे होते हैं और इस तरह के घर गर्मियों में हमें बहुत ठंडक प्रदान करते हैं। कुछ लोग घास फूस और केवल बांस की बल्लियों का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे घरों की छत को छप्पर घास फूस से बनाया जाता है। इस तरह के घर को हम झोंपड़ी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जो ये दिख रही है, ये झोंपड़ी है। ये भी झोंपड़ी का ही उदाहरण है। झोंपड़ी की छतें ज़्यादातर ढलानदार होती हैं। क्या बच्चों आपको पता है कि पर्वतीय क्षेत्र जहाँ की घर पत्थर के बने होते हैं, उनकी छतें भी ढलान लिए हुए होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उनकी छतें ढलानदार क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि वहाँ हमेशा बर्फ़ पड़ती है और बारिश भी बहुत होती है। तो बर्फ़ वहाँ पर छतों पर ना रुके और वो घर बर्फ़ तथा बारिश के पानी से ठंडे मौसम में भी सुरक्षित रहे, इसलिए वहाँ की छतें ढलानदार बनाई जाती हैं। ऐसे घर पत्थर के टुकड़ों को एक के ऊपर एक करके बनाए जाते हैं तथा फिर इनकी दीवारों को बालू और मिट्टी से लीप दिया जाता है। अब आजकल कहीं भी कच्चे घर नहीं मिलते। आप देखेंगे कि सभी जगह, चाहे आपका गांव हो या कोई शहर हो, सभी जगह पक्के घर ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। झोंपड़ी आपको आसानी से कहीं भी दिखाई नहीं देगी। आप अपने बड़े बुजुर्गों से मालूम कीजिए कि झोंपड़ी कैसी होती थी। ठीक है। शहर में आपको ज़्यादातर बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देंगी। आप कभी शहर जाइए तो वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची सुंदर इमारतें आपको दिखाई देंगी। शहर में घर भी कई तरह के होते हैं। जैसे ये 2 मंजिल घर है, ये बहुमंजिला घर है। जैसे 1 मंजिला घर 1 मंजिल का होता है, 2 मंजिल यानी 2 मंजिल बना हुआ है। इसी तरह बहुमंजिला इमारतें, बंगला, बहुमंजिला, बहुत सारे घर पाए जाते हैं। शहर में जगह की कमी होती जा रही है और वहाँ पर लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अतः मनुष्य उस कम जगह का उपयोग करके उस जगह पर ही बहुमंजिला इमारतें बनाने लगा। बहुमंजिला इमारतें बनाने के साथ साथ बहुत सारे कारखाने और कंपनियां भी उसने लगा ली। अब लोग इन्हीं बहुमंजिल इमारतों में अलग अलग मकानों में अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से घर झोंपड़ी से कच्चे मकान, पक्के मकान से होते हुए बहुमंजिला इमारतों तक पहुंच गए। इन पक्के मकानों को बनाने में बहुत सारी अलग अलग सामग्रियों का भी प्रयोग होता है। लोग अपने रहने के अनुकूल क्षेत्र के अनुसार और अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही मकान बनाते हैं।
इन घरों में बहुत सारी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, जैसे सीमेंट, सरिया, लोहा, ग्रेनाइट, पत्थर आदि। इस तरह के घरों की फर्श भी और छत भी इसी तरह की इस मजबूत सामग्रियों से बनाए जाते हैं। घर के फर्श में हम ग्रेनाइट पत्थर, संगमरमर, लकड़ी की टाइलों का भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के जो पक्के घर होते हैं वो हमें इस तरह के जो पक्के घर होते हैं बच्चों ध्यान से सुनिए, वो हमें कच्चे घरों के मुकाबले ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसे घर खराब मौसम, आंधी, बारिश या तूफान में कच्चे घरों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत रहते हैं। पहले लोग शौचालय का भी निर्माण नहीं करते थे और वो खुले में शौच करते थे। शौच के लिए लोग घरों के बाहर खुली जगह या खेतों में जाते थे, लेकिन अब सभी लोग शौचालयों का निर्माण और उसका उपयोग भी करने लगे हैं। स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश का एक राष्ट्रीय नारा ही बन चुका है। बच्चों, संसार में कुछ और भी तरह के अलग अलग घर पाए जाते हैं। जैसे क्या आपने कभी सुना है कि बर्फ़ के भी घर होते हैं? देखिए, ये बर्फ़ से बना हुआ घर है। इसकी छत भी गोलाकार होती है। इस घर को इग्लू कहते हैं। इग्लू बर्फ़ के बनाए जाते हैं और ये बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कनाडा और ग्रीनलैंड के बर्फीले क्षेत्र। इनमें अंदर रोशनी भी होती है और ये घर अंदर से गर्म रहते हैं। इसी तरह कुछ घर पेड़ों पर बनाए जाते हैं। इनको हम ट्री हाउस कहते हैं या पेड़ों वाला घर। जहाँ जंगल ज़्यादा हैं वहाँ रहने के लिए लोग पेड़ों पर ही घर बना लेते हैं। इस तरह वो ख़राब मौसम से और जंगली जानवरों से भी अपना बचाव कर सकते हैं। इसी तरह बांस के भी घर बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, बांस के भी घर बनाए जाते हैं। बांस के घर भी ज़्यादातर जंगली इलाकों में पाए जाते हैं। ऐसे घर ज़मीन से 10-12 फीट की ऊंचाई पर बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। बांस नीचे पानी में रहने पर भी सड़ता नहीं है और इस तरह ये घर लोगों को आवास और सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या आपने तैरते हुए घरों के बारे में देखा है, सुना है? कुछ घर पानी पर तैरने वाले भी होते हैं। ऐसे घर बड़े बड़े नावों पर बनाए जाते हैं। जैसे इधर देखिए, ये तैरने वाला घर है। इसको हाउस बोट कहते हैं। हाउस बोट पर लोग अपना जीवन बिताते हैं, वहीं पर खाते हैं और पीते हैं। चीन में भी इसी तरह के तैरने वाले घर पाए जाते हैं। लोग इन्हीं घरों पर सब्जी उगाते हैं और पशुओं को भी इन्हीं घरों पर पालते हैं। ऐसे घरों को चीन में साम्पान कहते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्रों वाले घर हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये पत्थरों के बनाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। इनकी छत ढलानदार होती है, देखिए, ताकि बर्फ़ इस पर आसानी से रुक ना सके। अब देखते हैं इस घर को। कुछ घर चलने वाले भी होते हैं। जैसे इधर देखिए, कुछ घर चलने वाले भी होते हैं जो एक जगह नहीं रुके रहते। ये लगातार एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते रहते हैं, यानी चलते रहते हैं। इनका कोई एक स्थायी ठिकाना नहीं होता। ऐसे घरों को हम कारवां कहते हैं। ये किसी वैन पर
किसी बस, किसी गाड़ी पर भी बने हो सकते हैं, या आपने अपने गांव में कुछ घुमंतू प्राणी देखे होंगे जो बैलगाड़ी से चलते हैं, जिन्हें बंजारा कहते हैं, वो भी कारवां के अंतर्गत ही आएंगे। तो देखा आपने बच्चों कि किस तरह घरों का स्वरूप वृक्ष, गुफा, झाड़ी, इनसे होते हुए कच्चे मकान, पक्के मकान, उसके बाद फिर बहुमंजिला इमारतें और बड़े बड़े इमारतों पर पहुंचा। घर छोटा हो या बड़ा, कच्चा हो या पक्का, बच्चों उस घर को व्यवस्थित रखना और सुरक्षित रखना और स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। घर को स्वच्छ रखना सभी परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कविता का पाठ कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ इसको दोहराना और अपनी कॉपी में आप इसको नोट भी कर सकते हैं। बच्चों, जब भी कोई पाठ आप पढ़ें तो आपको वही पाठ अपनी किताब में खोलकर अपने सामने रखना है और साथ में आपके कॉपी और पेंसिल भी होनी चाहिए। तो चलिए हम कविता को साथ साथ गाते हैं। मेरा और तुम्हारा घर है सबसे ही प्यारा घर, यहाँ नहीं लगता है डर, खेले हम जहाँ दिन भर। पहले पेड़ों पर लोग बसे, फिर मिट्टी के घर बने, झोपड़ी बनी पक्का मकान, भव्य भवन पहुंचा इंसान। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? ठीक है, आप इसको नोट भी कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपने घर के बारे में तो जान लिया। अब घर में आप बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं। जब खाने पीने की चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो कुछ वस्तुएं बेकार और अनुपयोगी बच जाती हैं, जिनको आप फेंक देते हैं। इस तरह की बेकार या अनुपयोगी वस्तुएं या गंदगी, इसको हम कचरा या कूड़ा कहते हैं। जैसे सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, टॉफ़ी, बिस्किट के रैपर आदि, ये सभी कचरे में आते हैं। और पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक की खाली बोतलें, ये सभी हमारे कचरे में आते हैं। कचरा दो तरह का होता है, एक मिट्टी में सड़ने वाला कचरा और दूसरा मिट्टी में न सड़ने वाला कचरा। सड़ने वाले कचरे को हम गीला कचरा भी कहते हैं। जो मिट्टी में सड़ जाए वो गीला कचरा। इसी तरह जो मिट्टी में नहीं सड़ रहा, उस कचरे को हम सूखा कचरा कहते हैं। सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, बेकार बचा खाना, ये सभी हमारा गीले कचरे में आएगा। जबकि प्लास्टिक की बोतलें, रबड़, चमड़ा, कांच के टुकड़े, ये सभी हमारा सूखे कचरे में आएगा। इन सभी कचरों का निस्तारण बहुत ही ज़रूरी है। दोनों ही तरह के कचरे को हम एक साथ निस्तारित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अलग अलग कूड़ेदान का इस्तेमाल करना होता है। गीले कचरे के लिए हम हरे रंग का कूड़ेदान प्रयोग में लाते हैं, जबकि सूखे कचरे के लिए हम नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। अगर हम कचरे को इधर उधर बिखेर देंगे तो ये गंदगी फैलाएगा। गंदगी फैलेगी तो उस पर मक्खियाँ बैठेंगी, कीड़े पनपेंगे और दुर्गंध भी बहुत फैलेगी और आपका रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जब इतनी गंदगी फैलेगी तो बीमारी भी बढ़ेगी। बीमारी बढ़ेगी तो आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ेगा और हमारा वातावरण भी प्रदूषित हो जाएगा।
तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको कचरे का उचित निस्तारण करना चाहिए, यानी कि उसको सही जगह पर ठिकाने लगाना चाहिए। कचरे के निस्तारण के लिए हमको अलग अलग कूड़ेदान का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि गीले कचरे को हम हरे कूड़ेदान में डालेंगे और सूखे कचरे को हम नीले कूड़ेदान में डालेंगे। इस तरह हम दोनों तरह के कचरे को अलग अलग निस्तारित कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर कचरों को अलग अलग निस्तारित करना शुरू कर दें। और आपने अगर अभी ये काम शुरू नहीं किया हो तो आज से ये काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह हमारा वातावरण काफ़ी स्वच्छ बनेगा। अब हम एक गतिविधि कर लेते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि कचरे का निस्तारण कैसे करते हैं। बच्चों, आप ये गतिविधि अपने घर पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 समूह बनाने पड़ेंगे। आप 2 समूह बना लें और एक समूह सामने जो भी वस्तुएं रखी हैं उनमें से गीले कचरे को अलग छांट ले, जबकि दूसरा समूह सामने रखी हुई बहुत सारी वस्तुओं में से सूखे कचरे को अलग छांट ले। जब आप सूखे कचरे और गीले कचरे के वर्ग को अलग अलग बांट लें, तब आपको करना ये है कि 2 गड्ढे खोदिए या 2 गमले भी ले सकते हैं। एक गड्ढे में एक समूह अपने गीले कचरे को डालेगा, जैसे कि फलों के छिलके, सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना, ये सभी वो अपने गड्ढे में डालेगा। जबकि जो दूसरा समूह है जिसके पास सूखा कचरा है, सूखे कचरे में आपको पता ही है कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। रबड़ हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, कांच के टुकड़े हो सकते हैं, चमड़ा हो सकता है। जो भी चीज़ें नहीं गलती वो सभी सूखे कचरे में हो सकती हैं। इस तरह के कचरे को दूसरा समूह अपने गड्ढे में डालेगा। अब आप दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दीजिए। कुछ दिनों बाद जब आप इन दोनों गड्ढों का निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि जिसमें आपने गीला कचरा डाला था वो सारा कचरा मिट्टी में विघटित हो गया और वो गड्ढा आपको खाली मिला। जबकि दूसरे समूह जिसने कि सूखा कचरा डाला था, जब उसने अपने गड्ढे को खोदा तो उसको वो सभी चीज़ें ज्यों की त्यों गड्ढे में मिली, यानी कि वो उसमें सड़ गल नहीं पाई, विघटित नहीं हो पाई। तो इस तरह इस गतिविधि से सिद्ध हो जाएगा कि हम गीले कचरे को आसानी से निस्तारित कर सकते हैं, जबकि सूखे कचरे को हम आसानी से निस्तारित नहीं कर पाते। इस तरह का कचरा हमारे वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अतः इस तरह के कचरे को निस्तारण करने के लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि ऐसे क्या उपाय होते हैं। कचरे को छांटना, इकट्ठा करना और फिर उसको निस्तारित करना, यही कचरा प्रबंधन कहलाता है। कचरा प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। उचित कचरा प्रबंधन करके हम अपने वातावरण और समाज को बहुत सहयोग कर सकते हैं। जब हम कचरे को अच्छी तरीके से प्रबंध कर लेंगे तो हमारा समाज गंदगी से दूर होगा, अपशिष्ट पदार्थ कम निकलेंगे और बीमारियां भी कम फैलेंगी। कचरा प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। कचरा प्रबंधन के लिए हम 4R सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। 4R सिद्धांत इस कचरा प्रबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये समझ लीजिए कि कचरा प्रबंधन पूरा का पूरा 4R सिद्धांत पर टिका हुआ है। 4R सिद्धांत एक नींव की तरह कार्य करता है। 4R सिद्धांत में
4 मजबूत स्तंभ हैं जिनके ऊपर कचरा प्रबंधन रूपी मजबूत इमारत खड़ी हुई है। इसलिए जो भी मिट्टी में न सड़ने योग्य कचरा है उसके लिए 4R सिद्धांत बहुत ही उपयोगी हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि 4R सिद्धांत क्या है। 4R का वैसे मतलब है रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। अब हम जानते हैं 4R सिद्धांत के बारे में। 4R सिद्धांत में पहला है रिड्यूस, यानी कि आवश्यकता से कम सामान हमें लेना है, ज़्यादा सामान नहीं लेना है। दूसरा है रिफ्यूज, यानी मना करना, हमको पॉलीथीन और प्लास्टिक के यूज के लिए मना कर देना है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। तीसरा है रीयूज, इसमें हम बेकार पड़ी वस्तुओं से कुछ उपयोगी सामान बनाएंगे और इस तरह कचरा कम फैलेगा। और सबसे अंत का सिद्धांत है रिसाइकिल, यानी पुनः चक्रण करना। ऐसी वस्तुएं जो पुनः चक्रित होकर दोबारा उत्पन्न की जा सकती हैं उनको हमें कबाड़ी वाले को दे देना है। तो आप समझ गए, पहला सिद्धांत रिड्यूस यानी कि कम सामान खरीदिए, दूसरा रिफ्यूज यानी मना कर दीजिए प्लास्टिक और पॉलीथीन को, तीसरा रीयूज दोबारा ज़रूरी वस्तुएं बना लीजिए बेकार की चीज़ों से, और चौथा है रिसाइकिल, जो चीज़ें पुनः चक्रित हो सकती हैं उनको दोबारा कबाड़ी के द्वारा कंपनी में पहुंचाकर भेज दीजिए। अब हम पहले सिद्धांत को देख लेते हैं। रिड्यूस यानी कम करना, हमें ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी सामान नहीं लेना है, हमें सिर्फ उतना ही सामान लेना है जितनी की हमें आवश्यकता है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोग आवश्यकता से अधिक सामान खरीद लाते हैं और वो घर पर व्यर्थ ही पड़ा रहता है, जबकि ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए। हमें ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं करना चाहिए, इससे रुपए पैसे की भी बर्बादी होती है और बिना वजह वो सामान हमारे घर में जगह भी घेरता है। यदि हमको ज़रूरत होगी तो हम उस सामान को दोबारा भी ले सकते हैं। जब हम सामान कम लाएंगे तो अपशिष्ट पदार्थ भी कम निकलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ कम निकलेंगे तो कचरा कम फैलेगा। तो इसलिए हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा सामान नहीं लेना है। इस सिद्धांत को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, बात में है दम, सामान खरीदो कम। अब दूसरा है रिफ्यूज यानी मना करना। रिफ्यूज का अर्थ है मना करना, यानी कि आप प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैली को प्रयोग में नहीं लाएंगे। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सभी वस्तुएं मिट्टी में सड़ नहीं पाती और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। तो हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। रिफ्यूज को हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि पॉलीथीन को कह दो ना और कपड़े के थैले को कहो हाँ। आप अगली बार जब भी जाएं तो कपड़े के थैले का इस्तेमाल ज़्यादा करें और पॉलीथीन के प्रयोग ना करें। अगला पॉइंट है रीयूज यानी दोबारा उपयोग में लाना। हम बेकार पड़ी वस्तुओं को दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, जैसे पुरानी बाल्टियों के टूटने पर उसको हम गमले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली पड़े कैन से हम पेंसिलदान बना सकते हैं। तो ये खाली पड़ा कैन है, इसको हम सजाकर लेस और रिबन लगाकर इस तरह से पेंसिलदान बना सकते हैं। इस पर पहले रंगीन कागज़ लगा दीजिए गोंद से और लेस और रिबन से सजाकर पेंसिलदान बना सकते हैं। पेंसिल की छीलन से इसी तरह हम बधाई कार्ड और कागज़ के लिफाफे भी बना सकते हैं। सबसे अंतिम बिंदु है रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण करना।
ऐसी वस्तुएं जो पुनः चक्रित हो सकती हैं उनको हमें कबाड़ी वाले को दे देना चाहिए। कबाड़ी वाले से वो संबंधित कारखानों या संयंत्रों में पहुंच जाती है और वहां पर विभिन्न क्रियाओं द्वारा उसको रिसाइकिल कर दिया जाता है और इस तरह वही वस्तुएं बाज़ार में दोबारा इस्तेमाल के लिए आ जाती हैं। कुछ वस्तुएं हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे पुराने कागज़, लोहे व कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की बोतल, जबकि पॉलीथीन के बैग, बेकार खाना, कागज़ के खाली गत्ते और प्लास्टिक के बर्तन पुनः चक्रित नहीं होते। हमने सीखा कि घर की उपयोगिता क्या थी, घर के विभिन्न प्रकार व घर बनाने में प्रयुक्त सामग्री, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का कूड़ा कचरा, कचरा निस्तारण और कचरा प्रबंधन हमने सीखा, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी सामान बनाना और गीले कचरे और सूखे कचरे की हमने पहचान करना भी इसी पाठ में सीखा। मैं आपको अब गृह कार्य दे देता हूँ। बच्चों, आपको सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आपको रंग भरना है। साथ ही एक प्रोजेक्ट कार्य भी देता हूँ। आप अपनी पसंद से 5 घरों के बारे में अपनी कॉपी पर पूरा जानकारी इकट्ठा करके लाइए। उस जानकारी में आपको घर का प्रकार, घर में शौचालय की स्थिति, घर की छत कच्ची है या पक्की, ये सभी लिखना है। आप चाहो तो घर में उपस्थित वाहन, घर के सदस्य, इन सभी के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। गृह कार्य नंबर 2। बच्चों, आपको इसमें 2 कूड़ेदान दिखाई दे रहे होंगे, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा के लिए। गीले कचरा वाला हरा कूड़ादान, सूखे कचरे वाला नीला कूड़ादान है। आपको बहुत सारी वस्तुएं भी दिखाई दे रही होंगी, जैसे कागज़, केले का छिलका, कांच के टुकड़े, बचा हुआ भोजन, रबड़, अंडे के छिलके, सब्जी के छिलके, चमड़ा, बोतल और ये चाय की पत्ती। आपको करना ये है कि जो इसमें से वस्तुएं गीले कचरे में जाएंगी उनको गीले कचरे में डालना है और जो सूखे कचरे में जाएंगी उनको सूखे कचरे में डालना है। आप चाहें तो जो गीले कचरे में जाएगी उस वस्तु पर हरा गोला मार सकते हैं और जो सूखे कचरे में जाएगी, जैसे कि चमड़ा, तो उस पर नीला गोला लगा सकते हैं। आपको साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट कार्य भी करना है। आपको अपने घर में या रसोई घर में निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग अलग कॉपी में छांटकर लिखना है। इस तरह हमारा ये आज का पाठ समाप्त हुआ। आपको हमारा परिवेश किताब से इस पाठ के पीछे दिए हुए सभी प्रश्न उत्तर भी साथ में करके लाने हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।